हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉइन स्टडी पर। तो ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कुछ अलग ही क्लास की कंटेंट ली है हमने, जो यूपी के एग्ज़ाम के लिए, यूपी एसआई का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए ये मूल विधि से संबंधित क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला ही क्लास है मूल विधि का कि अधिकांश मूल विधि से जो है यूपी एसआई या यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम में जो है अधिकांश 7 से 10 क्वेश्चन जो आते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित हम मूल विधि को पढ़ेंगे, मूल विधि चैप्टर, मूल विधि को पूरे को। और मूल विधि में वही पढ़ेंगे जिनसे अधिकांश क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं, वही पार्ट पढ़ेंगे हम। ज़्यादा फालतू नहीं करेंगे, केवल उतना ही पढ़ेंगे जितने की ज़रूरत है हमें। ज़्यादा फालतू बकवास नहीं करनी हमें। तो केवल मूल विधि में हम दो चीज़ें रहती हैं मूल विधि में, एक तो आईपीसी और सीआरपीसी से संबंधित सारी घटनाएं पढ़ेंगे कि भारतीय दंड संहिता क्या है और अपराधों के क्या दंड हो सकते हैं, अपराधों से किस विस्तार में रहना चाहिए, अपराधों को किस अपराध के लिए क्या दंड होना चाहिए। ये सारी विधियाँ जो है मूल विधि में आती हैं कि उसका क्या बेस रहता है। तो उसी से संबंधित अब सारी क्लास को डिस्कस करेंगे, क्लास बाई क्लास, चैप्टर बाई चैप्टर आगे बढ़ेंगे। और लगभग आईपीसी की पूरी जो क्रिया विधि है तो लगभग 10 से 15 क्लासों में इसे फिनिश कर देंगे। उसके बाद सीआरपीसी चलेगा। सीआरपीसी में भी कुछ लगभग जितनी क्लासेस चलेंगी, या जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि एसआई के एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाए। तो इसको स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिए, एकदम बेसिक से विस्तार से सीखेंगे हम कि मूल विधि से संबंधित, आईपीसी से संबंधित क्या घटनाएँ हैं, क्या धाराएँ हैं और सीआरपीसी में क्या धाराएँ हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। लगातार प्रत्येक वीडियो आप तक जल्दी से पहुंचे और हमारे चैनल को इसमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक करना और यदि अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करना जो ऐसा ही एग्ज़ाम के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, ताकि उन्हें अच्छे से तैयारी हो सके उन्हें, और मूल विधि से आने वाला कोई भी क्वेश्चन हो वो छूट ना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं मूल विधि से। तो मूल विधि में जो है ये अंग्रेज़ों के समय से ही प्रस्तावित थी, अंग्रेज़ों के समय से ही इसको लागू कर दिया गया था मूल विधि को, क्योंकि जो भारतीय में दंड थे या अपराध होते थे, उन अपराधों के अनुरूप क्या दंड रहना चाहिए, तो किस विस्तार में रहना चाहिए दंड, किस अपराध के लिए क्या दंड होना चाहिए। तो उसके लिए अंग्रेज़ों ने एक एक्ट पारित किया, आईपीसी, भारतीय दंड संहिता लागू की। और इसको जो बनाया गया था वो भारतीय दंड संहिता को 1860 ईस्वी में बनाया गया था। उसके बाद यदि इसके सेक्शन की बात करें तो इसमें टोटल जो चैप्टर हैं वो 23 चैप्टर हैं। यहाँ से हम 23 चैप्टर पढ़ेंगे। और टोटल सेक्शन की बात करें, इसके जो पार्ट हैं पूरे जो सेक्शन भाग दे रखे हैं वो उसमें 511 भाग हैं, 511 सेक्शन हैं। यदि इसके प्रारूप की बात करें तो इसका प्रारूप जो था वो लॉर्ड मैकाले ने इसका जो प्रारूप बनाया था मूल विधि का, आईपीसी मूल विधि में आईपीसी का जो प्रारूप बनाया था वो प्रारूप लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाया गया था, क्योंकि इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रथम मूल विधि आयोग के अध्यक्ष भी थे। जो पहला मूल विधि आयोग बना था प्रथम बार, तो उस समय जो अध्यक्ष बने थे वो लॉर्ड मैकाले ही थे, क्योंकि इन्होंने ही इसकी प्रस्तावना की थी। जबकि इसको जो लागू किया गया था वो 1 जनवरी 1862 को इसको लागू किया गया था। जो आईपीसी की धारा थी, जो आईपीसी में आने वाली सभी धाराएं थीं, उसको जो लागू किया गया था वो 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। उसके साथ ही यदि इसमें क्या क्या आता है, इसकी जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा की जो बात है तो वो अपराध की परिभाषा है, यानी कि अपराध का दंड है। आईपीसी में जितने भी जो भी अपराध होते हैं, अपराध कौन सा अपराध कैसा है, किस तरीके का अपराध है, उस पर क्या दंड होने चाहिए, वो जो सारी परिभाषाएं हैं दंड की, प्रत्येक अलग अलग दंड की अलग अलग परिभाषाएं जो है वो सब आईपीसी में आती हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अपराध की परिभाषा या फिर अपराध का दंड। इसी के साथ अब हम इसमें जो पढ़ेंगे, यदि इसकी बात करें तो आईपीसी से संबंधित ही क्या है कि इसकी जो प्रस्तावना है वो पार्ट 1 से लेकर 5 तक है। इसकी जो प्रस्तावना की बात है तो वो पार्ट 1 से लेकर 5 तक हम है कि इसमें क्या है। तो जो पहला सेक्शन है आईपीसी का, उसका जो पहला सेक्शन है तो 1 से लेकर 5 तक इस सेक्शन पर डिस्कस करेंगे। तो पहले आईपीसी से अब सीआरपी था कि जब आईपीसी जो लागू किया गया था, दंड बनाए गए थे कि किस दंड के लिए क्या है, क्या अपराध होगा, उसकी परिभाषा क्या होगी, ये सारी बातें आईपीसी में थी। इसी के अकॉर्डिंग क्या था कि एक सीआरपीसी लागू किया गया जो सन 1973 में लागू किया गया, वो 73 में बनाया गया एक्ट था। ये भी क्या था
ये पहले से अंग्रेज़ों के समय से था, लेकिन इसमें क्या है, इंडियन एक्ट के अनुसार था, जो सीआरपीसी लागू तैयार किया गया। इसमें क्या था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता है ये, मतलब अपराध की प्रक्रिया से संबंधित सारी घटनाएं क्या थी वो आईपीसी में आती है, तो सीआरपीसी में आती है कि अपराध तो होगा कि कोई अपराध कैसा है, तो उस अपराध के अनुसार उस पे जो दंड की संहिता रहेगी, दंड की प्रक्रिया रहेगी, उस दंड की प्रक्रिया को किस तरीके से लिया जाएगा, किस रूप में प्रक्रिया रहेगी, कब उसको किस तरीके से पुलिस के अनुसार अरेस्ट किया जाएगा, उसके जो है वारंट क्या होंगे, सम्मन क्या होंगे, किस तरीके से होंगे, उसे किस तरीके से किस बेस पे कोर्ट में ले जाया जाएगा, वो सारी घटनाएं, वो सारी प्रक्रिया जो आती है वो सीआरपीसी में आती है। जबकि इसके जो चैप्टर हैं वो 37 चैप्टर हैं, 37 चैप्टर हैं, और इसकी जो धारा है यानी कि इसमें जो सेक्शन बटे हुए हैं वो कुल 484 सेक्शन हैं। जबकि सीआरपीसी को जो लागू किया गया था, इसे बनाया तो 1973 में गया था, लेकिन इसको जो लागू किया गया था वो 1 अप्रैल 1974 को इसे लागू कर दिया गया था पूर्ण रूप से भारत में। जबकि अब इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, और जो सीआरपीसी थी, सीआरपीसी को जो लागू किया गया था वो 1 जनवरी 1862 को था। तो इसकी अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही थी, लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट के तौर पर थी कि किस दंड की संहिताएँ किस रूप में होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में दंड की प्रक्रिया कुछ अलग थी। जो दंड की प्रक्रियाएँ थी वो अंग्रेज़ों के समय में कुछ ज़्यादा थी, अलग प्रकार से थी, लेकिन उन्हीं दंडों में संशोधन करने के बाद सन 1974 में भारतीयों ने एक दंड प्रक्रिया लागू की, जो 1 अप्रैल 1974 को लागू कर दी गई थी। अब इसी में क्या है, यहाँ से जो प्रस्तावना दे रखी है आईपीसी की टोटल, तो आईपीसी की प्रस्तावना के बारे में 1 से लेकर 5 तक की जो वो प्रस्तावना है, जो प्रस्ताव विस्तार दे रखा है, तो उसको जो है डिटेल से क्या है, कैसे है, वो बात करते हैं। सेक्शन ए से लेकर, वो सेक्शन 1 से लेकर 5 तक क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दंड है उसमें, क्या दंड की संहिताएँ हैं। तो जो सेक्शन ए से लेकर पहला सेक्शन है, उसमें जो टाइटल एक्सटेंड दे रखा है, टाइटल एक्सटेंड मतलब संहिता का नाम दिया है और संहिता का विस्तार है कि भारतीय दंड संहिता जो है, उस दंड का क्या विस्तार रहेगा, किस दंड का क्या, किस नाम से चलाया जाएगा दंड को, उस दंड का विस्तार, उसे कैसे विस्तार पूर्वक दंड को चलाया जाएगा। तो वो जो दे रखा है वो सेक्शन ए में दे रखा है, इसीलिए क्या है, टाइटल एक्सटेंड है। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता 1860 में संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था, पूरे देश में लागू कर दिया गया था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में यह लागू नहीं था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का अलग संविधान था, और संविधान की जो धाराएं होती हैं, संविधान के जो मूल उद्देश्य होते हैं वो अलग होते हैं, और आईपीसी की जो धाराएं होती हैं और आईपीसी के जो मूल उद्देश्य होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, तो दोनों में डिफरेंट रहता है। इससे क्या है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी संपूर्ण भारत में आईपीसी की धाराएं लागू थी, लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर में कौन सी धारा थी, जम्मू कश्मीर में जो एक एक्ट चलता था वो रणवीर दंड संहिता थी। जम्मू कश्मीर में रणवीर दंड संहिता चलती थी, लेकिन इसको ख़त्म करके, कब इसको ख़त्म किया गया, 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर को संपूर्ण भारत का एक हिस्सा बना लिया गया, संपूर्ण भारत में उसे मिला लिया गया, तब ये क्या है, रणवीर दंड संहिता को ख़त्म करके इसमें आईपीसी की धाराएं लागू कर दी गई। तो ये पूरी बात थी। इसके बाद सेक्शन 2 में क्या दे रखा है, सेक्शन 2 में जो है पनिशमेंट ऑफ फाइन है, यानी कि भारत में अपराधों का दंड है। जो सेक्शन 2 है आईपीसी के तहत, जो सेक्शन 2 दे रखा है, उसमें जो है भारत में जो अपराधों का दंड, अपराध जो होने, यानी कि भारत के अंदर जो अपराध होने हैं उनका विस्तार दे रखा है, उनकी प्रस्तावना दे रखी है कि उन्हें किस तरीके से, किस दंड का क्या नाम रखना है, किस रूप में लेके चलना है, कैसे विस्तारित करना है, जो भारत के अंदर होने वाले दंड हैं। सेक्शन 3 में है, सेक्शन 3 में पनिशमेंट ऑफ फाइन दे रखा है कि अपराधों का दंड है, और वो भारत के बाहर, कि भारत के बाहर जो होने वाले दंड हैं उन सबकी जो क्रियाविधि है, उन सबका जो प्रस्ताव वो दे रखा है, विस्तार है, तो उन सबका विस्तार सेक्शन 3 में दिया हुआ है। जो भारत के बाहर होने वाले अपराध हैं, कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो भारत के विदेश में जाकर के अपराध कर रहे हैं, तो उस अपराध का जो दंड की विस्तार पूर्वक कार्यविधि रहेगी, तो वो सेक्शन 3 में दिया हुआ है, उस 3 में पढ़ेंगे। आगे सेक्शन 4 में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफाइन है, मान्य मतलब कि राज्य क्षेत्रार्थ में अपराध होने वाला, कि राज्य क्षेत्र जो भारत के जो राज्य क्षेत्र है संपूर्ण
उन राज्य क्षेत्रों में अलग अलग से जो अपराध होने वाले हैं उनकी जो विस्तारित प्रक्रिया दे रखी है, उनका जो पूर्ण रूप से विस्तार दिया हुआ है वो सेक्शन 4 में दिया हुआ है। तो ये किस रूप में हो सकते हैं? एक तो बिग इंडिया में, यानी कि जो भारत के बाहर हैं, जो भारत के परे हैं, वो राज्य जो भारत के परे भी हो सकते हैं। दूसरा, एयरक्राफ्ट जो भारत में है, जो भारत में पहले से ही रजिस्टर्ड है, वो अपराध है। दूसरा, जैसे कि कंप्यूटर का अपराध है, भारत के परे अपराध हो सकते हैं या भारत में रजिस्टर्ड अपराध हो सकते हैं, जो जिन्हें हम साइबर अपराध कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। कि साइबर अपराध जैसे कि कंप्यूटर में हैकिंग कर लेना, मोबाइल कंप्यूटर या सर्वर डाउन कर लेना, सर्वर हैक कर लेना, कोई सा भी गवर्नमेंट सर्वर या कंप्यूटर क्षेत्र को हैक कर लेना, वो जो सारी प्रक्रिया, वो जो विस्तार दे रखा है वो सेक्शन 4 में दिया हुआ है। जैसे ही सेक्शन 5 की बात करें तो सेक्शन 5 में कुछ विधियों द्वारा आईपीसी पर प्रभाव डाला जाना, यानी कि कुछ विधियां हैं ऐसी जिन पर आईपीसी के द्वारा प्रभाव डाला जाता है। तो वो विधियां कौन सी हैं? वो विधियां जैसे कि एक लोकल लॉ है या स्पेशल लॉ है। तो दो प्रकार से कानून है इसमें, एक तो लोकल कानून है और एक स्पेशल कानून है। लोकल कानून कौन सा? जैसे कि SC/ST एक्ट लागू कर दिया गया 1989 में, तो उस एक्ट के तहत जो कानून बनाए गए थे उसे हम सब क्या है, लोकल कानून कहते हैं। वो पूर्ण रूप से पूरे भारतीयों पर, सभी भारतीयों में जो SC/ST के एक्ट के तहत भारतीय आते हैं उन भारतीयों के ऊपर लागू किया जाता है और वो पूर्ण रूप से सक्षम है। उसे हम क्या कहते हैं? लोकल कानून कहते हैं, लोकल लॉ कहते हैं। दूसरा है स्पेशल कानून। स्पेशल कानून क्या है? जैसे कि अलग अलग राज्य बटे हुए हैं सारे, तो अलग अलग राज्य के तौर पर प्रत्येक राज्य की गवर्नमेंट ने अपना एक अलग कानून बना लिया है। जैसे कि यूपी सरकार का अपना एक अलग कानून बनाया गया है। जो भी सब गवर्नमेंट बनती है वो अपना एक अलग कानून बना लेती है, तो उसे हम यूपी को, जैसे कि यूपी को का कानून कह सकते हैं, या अलग राज्य क्षेत्र का अपना एक अलग कानून कह सकते हैं। तो इस तरह की जो सारी विधियाँ पढ़ेंगे, किसी राज्य का अपना कानून जो बना हुआ जो होता है उस पर जो सारी विस्तारित विधियाँ या प्रक्रिया पढ़ेंगे वो हम सेक्शन 5 में आती हैं सारी। तो ये रहे सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक की जो आईपीसी की धाराएं हैं। 1 से लेकर 5 तक आईपीसी के जो प्रस्तावित प्रक्रियाएं हैं या दंड संहिता की जो प्रक्रियाएं हैं सारी, वो 1 से लेकर 5 तक आने वाली प्रक्रियाएं के बारे में हमने ये डिस्कस किया। आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, ये समझ आ गया होगा अच्छे से कि आईपीसी किसे कहते हैं और सीआरपीसी किसे कह देते हैं। जबकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब इसमें से लगभग 8-10 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं हमारे। तो और यहाँ से इसी में से अधिकांश आईपीसी में से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, सीआरपीसी में से कम आते हैं। आईपीसी में से क्यों? क्योंकि जो भी दंड की संहिताएं हैं सारी, जो भी दंड का विस्तार है, जितने भी दंड हैं, भारत में हो या वो भारत के परे हो, वो सब आईपीसी के तहत आते हैं। आईपीसी के द्वारा ही धाराएँ आती हैं। तो इसमें से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन तो आईपीसी के हो जाते हैं और 2 या 3 क्वेश्चन सीआरपीसी में से आ जाते हैं। तो 7 से 10 क्वेश्चन लगभग दोनों में से, मूल विधि में से आते हैं। तो ये पूर्ण रूप से समझ आ गया होगा कि आईपीसी किसे कहते हैं और सीआरपीसी किसे कहते हैं। पता है कि आईपीसी क्या 1860 में लागू बनाया गया था, लेकिन इसे 1 जनवरी 1862 में लागू किया गया था। लेकिन इसी के अनुरूप प्रक्रिया बनाई गई तो उसे सीआरपीसी कहते हैं। सीआरपीसी 1973 में बनाई गई थी और इसको 1 अप्रैल 1974 को लागू कर दिया गया था। जबकि आईपीसी में चैप्टर 23 चैप्टर हैं और सीआरपीसी में कितने? 37 चैप्टर हैं। आईपीसी में जो धारा है, सेक्शन है, वो 511 है, लेकिन सीआरपीसी में जो सेक्शन और धारा है वो 484 हैं। तो यही मुख्य बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि कब लागू किया गया सीआरपीसी को या आईपीसी को। आईपीसी की में कितनी धारा है, कितने चैप्टर हैं, सीआरपीसी में कितनी धारा है, कितने चैप्टर हैं, या प्रथम मूल विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, या आईपीसी को जो प्रथम रूप में लागू किया गया किसके द्वारा लागू किया गया, उस समय अध्यक्ष कौन था, या सीआरपीसी में कौन सी विधि आती है, सीआरपीसी क्या है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं जो आने वाले एग्जामों में, जैसे कि एसआई एग्जाम में। ये मूल विधि से संबंधित जो कुछ छोटी छोटी बातें थी वो समझ आ गई होंगी। आईपीसी, सीआरपीसी या कुछ प्रस्तावना या 1 से लेकर 5 तक जो सेक्शन कुछ पढ़े हमने, ताकि सभी सेक्शन पर विधि से टॉपिक बाय टॉपिक एक टॉपिक को लेंगे और वही कंटेंट करेंगे जो हमें अधिकांश एग्जाम में आने वाले कंटेंट है, उसी टॉपिक को उठाएंगे। बाकी के टॉपिक हम डिस्कस नहीं करेंगे।
केवल एग्ज़ाम में आने वाले संभावना के टॉपिक ही करेंगे। तो ये अच्छे से समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और यह मूल विधि आपको थोड़ी बहुत कुछ समझ आई हो, आपके दिल को छू गई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि जो एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं उनकी एक अच्छे से बेहतर से तैयारी हो सके और एक फ्री में तैयारी हो सके। जो क्लास आप 2000 रुपये में ख़रीदेंगे, जो क्लास 3000 2000 या 1000 रुपये में क्लास आपको मिलती है, वही क्लास पर से वही कंटेंट आपको यहाँ से फ्री में मिलने वाला है। कि मूल विधि से यदि आप एक क्लास कहीं से किसी फॉर्मेट किसी भी यूट्यूब परफॉर्मेंस से ख़रीदेंगे कहीं से भी, तो कम से कम 1000 रुपये 2000 रुपये या 3000 रुपये की एक क्लास आपको पड़ेगी और वही कंटेंट, वही बेसिक से सीखना, वही बेसिक तरीका सब कुछ आपसे क्या है, फ्री में मिलने वाला है यहाँ से। तो यदि आपको लगे कि हाँ हमें ये फ्री भी बेहतर होने वाला है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपके दोस्तों को अच्छे से तैयारी करने में सहायक हो सके। तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना। चलिए यही वीडियो को यहीं रोकते हैं। ऑल ऑफ थैंक्स।